पेंशन की राशि न सिर्फ आर्थिक तंगी दूर करती है बल्कि पेंशन भोगियों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। सेवानिवृत्त होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी बाकी का जीवन सुखद हो। इसके लिए आवश्यक हो जाता है सम्मानजनक पेंशन राशि। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथ ही पुरानी पेंशन योजना की विभिन्न पहलुओं पर भी गौर करेंगे। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि एक कमेटी का निर्माण किया जाएगा। उससे पहले जैसा कि हम करते आए हैं कि एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको दे देते हैं और फिर उस टॉपिक पर हम डिबेट करेंगे, ठीक है, ताकि आप इस प्रश्न का जो स्टेटमेंट है आप इसे समझ पाएं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख भी पाएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम की बात की जा रही है शामिल हो सकता है NPS में, और यह प्रश्न जो है UPSC 2017 में पूछा जा चुका है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, केवल निवासी भारतीय नागरिक 21 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की तिथि के बाद जो भी नोटिफिकेशन निकलता है उसके डेट के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य के कर्मचारी, सशस्त्र बलों के कर्मचारियों सहित केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में शामिल हुए हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट है। अभी हम डिबेट करेंगे और चारों स्टेटमेंट पर हम गौर करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे। आपको फिर इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको आंसर मिले, फिर आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह योजना जो है अभी चर्चा में क्यों आ गई है। देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि केंद्र सरकार ने यानी कि वित्त मंत्री ने हाल ही में लोकसभा में यह घोषणा किया है, बयान दिया है कि वह ये जो नई पेंशन योजना है जिसको लेकर के लंबे समय से विवाद बना हुआ है, उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी को गठित करेंगी। और इस कमेटी के गठन का काम दिया गया है कि इस जो नई पेंशन योजना है इसे भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करता था उसके तहत तरह ही आकर्षित बनाया जाए। इस पर बातें की जा रही है। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग देखिए। द ट्रिब्यून को अगर आप देखेंगे तो द ट्रिब्यून ने लिखा है NPS रिव्यू वेलकम। बहुत शॉर्ट में और सारी बातें इसने अपनी कह दी है। कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम का जो रिव्यू किया गया है, रिव्यू के लिए जो कमेटी बनाने की बात की गई है, ये उसका स्वागत कर रही है। सेंटर मस्ट बी इक्वली माइंडफुल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। और यहाँ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की बात की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए। फॉर पेंशन पैनल अ रेड लाइन टर्निंग क्लॉक बैक ऑन रिफॉर्म्स। यहाँ पे जो सुधार की बात की जा रही है, तो इस अखबार ने भी यही कहा। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं कि इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। जब निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने लोकसभा में ये बयान दिया तो उन्होंने इसकी कुछ रूपरेखा भी बनाई। उन्होंने कहा कि ये कमेटी का जो निर्माण हम करेंगे, ये नई पेंशन स्कीम को देखरेख करने के लिए, इसका रिव्यू करने के लिए उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वह वित्त सचिव, केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव हैं, वह इसका अध्यक्षता करेंगे। जो उसकी समिति बनेगी उस समिति का, और वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में NPS को लेकर के एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। इन्होंने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना सके। यानी कि वो चाह रहे हैं कि जो संघवाद की भावना है उसे जीवंत रखा जाए और कोई भी विवाद की स्थिति ना उत्पन्न हो। हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी किया जा रहा है अपने एम्प्लॉय के द्वारा, ठीक है। तो इसको लेकर के क्या हो रहा है, RBI या बाकी जो केंद्र सरकार के विशेषज्ञ हैं अर्थशास्त्र के, वह इस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि यह राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकता है, सरकार के बजट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, यह लगातार कहा जाता रहा है। तो यह जो निर्मला सीतारमण कह रही है कि हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, किन्हीं को कोई नुकसान ना हो और राज्य सरकार भी इसे अपना सके, इस पहल को। ये समिति राजकोषीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ जो कहा जा रहा है कि जो राजकोषीय पहलू है यानी कि जो सरकार का खजाना है, राजकोषीय मतलब राज मतलब राजा और कोष मतलब खजाना, ठीक है। यानी कि जो यहाँ राजा कौन हो जाएगा, जो सरकार, और खजाना मतलब जो उनका बजट है।
तो राज्य सरकार का यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी बजट का स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, उस पर बहुत बोझ ना पड़ जाए और कर्मचारियों का हित भी ख्याल में रखा जाए, यानी कि दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बनाया जा सके, इस पर बात की गई है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को पुरानी पेंशन योजना के तहत आकर्षित बनाने की कोशिश भी की जाएगी। अब यहाँ एक मुद्दा आता है कि बार बार हम कह रहे हैं पुरानी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। आखिर वह पेंशन स्कीम क्या था कि इतना आकर्षित था कि बार बार उसकी मांग की जाती रही है, और फिर जो ये नई पेंशन योजना लागू हुई इसमें क्या ऐसी परेशानी हुई, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बार बार जो, जैसा कि मैंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसी चीज़ को समझ लेते हैं कि पुरानी पेंशन योजना आखिर क्या थी। देखिए, वर्ष 2004 से पहले जो था, जो भी कर्मचारी सेवा में शामिल हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिला करता था। इसके बाद जो कर्मचारी आए थे उन्हें फिर नई पेंशन योजना के तहत शामिल कर लिया गया था। इसमें पेंशन के लिए कर्मचारी के मूल वेतन में कोई कटौती नहीं होती थी। अभी क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम में मूल वेतन जो होता है उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि कुछ परसेंटेज जो है कट करके फिर उनको वेतन दिया जाता है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना में ऐसा नहीं होता था, उन्हें पूरा वेतन दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि पुरानी पेंशन योजना जो है, अब कई राज्यों में तो है, वैसे पहले जो थी वह सुरक्षित पेंशन योजना है। इसके भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता था, यानी कि सरकार के पास पर्याप्त इसके लिए बजट रहता था, इसकी व्यवस्था की जाती थी। इस योजना में रिटायरमेंट के समय अंतिम आहरित वेतन के 50% तक निश्चित पेंशन दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें क्या होता था पहले कि, यानी कि जब आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉई, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, जब वो रिटायर कर रहे हैं उस वक्त उनकी सैलरी कितनी है, मान लेते हैं उस वक्त उनकी सैलरी जो है वह 80,000 है, ठीक है, तो इसका हाफ 50% उन्हें डायरेक्ट पेंशन के रूप में मिल जाएगा, यानी कि 40,000 रुपया पर मंथ जो है वह पेंशन प्राप्त करेंगे। यह पहले इस तरह की ही योजना थी। और पुरानी पेंशन योजना में प्रत्येक 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता भी मिलता था, यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती थी, इन्फ्लेशन बढ़ता था, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ इनके 6 महीने में महंगाई भत्ता भी सरकार बढ़ा दिया करती थी। लेकिन नई पेंशन योजना जो है उसमें ये सब बातें नहीं है। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS की शुरुआत कर दी गई, ठीक है। पुरानी पेंशन योजना से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जरा उसको देख लेते हैं। देखिए इसके साथ क्या था, एक समस्या कि पुरानी पेंशन योजना के तहत केवल 12% जो कार्यबल है उसे ही शामिल किया जाता था। कार्यबल क्या होता है, यानी कि 15 साल से लेकर के 59 साल के आयु वर्ग के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो इसमें शामिल होते हैं। तो 12% लोगों को ही यह पुरानी पेंशन योजना कवर करती थी। 80% श्रमिक जो थे उन्हें पेंशन किसी तरह से मिलता ही नहीं था। तो सामाजिक समरसता के हिसाब से देख लीजिए तो यहाँ पर आपको नई पेंशन योजना ज़्यादा बेहतर लगेगा। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति से भी आप देखेंगे तो यह ज़्यादा आपको सही लगेगा। अब इसमें क्या ऐसा था कि नहीं था, तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग जो थे उन्हें किसी तरह का पेंशन नहीं प्राप्त होता था, वो इससे वंचित रह जाते थे। पुरानी पेंशन योजना से केंद्र और राज्य सरकारों पर अधिक मात्रा में वित्तीय बोझ भी पड़ता था। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, वित्तीय बोझ क्यों पड़ता है, या जब ये पूरी देश में लागू था तो पूरे केंद्र सरकार पे भी ये पड़ता था वित्तीय बोझ। जैसा कि मैंने कहा कि अगर 80,000 उनका आखिरी सैलरी है रिटायरमेंट के समय तो 40,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद उन्हें महंगाई भत्ता भी मिल रहा है, पर 6 महीना में अगर महंगाई बढ़ती है तो महंगाई भत्ता भी बनेगा, और उस वक्त का जो मूल वेतन किन्हीं को मिल रहा है तो उसके हिसाब से इनका पेंशन भी बढ़ जाता था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा अमाउंट हो जाता था। और जितने भी कर्मचारी हैं अगर सभी को टोटल आप कर दें तो राज्य सरकार पे या केंद्र सरकार पे जो भी उनका खर्च वहन कर रहे हैं पेंशन का, उस पर काफ़ी दबाव पड़ता था बजट पे। तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती थी। अब नई वाली में तो कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय का ही कट जाता है, तो वहाँ गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, उस पर हम आएंगे। जीवन प्रत्याशा में सुधार हो रहा है, इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर जब आप जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे तो यहाँ स्वास्थ्य से भी जुड़ता हुआ मसला आता है, ठीक है।
यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप देखेंगे क्या कि स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया होते जा रहा है सरकार के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर करने से, और लोग स्वस्थ रह रहे हैं, लोग हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लोग जो है अधिक आयु तक जी रहे हैं, यानी कि उनका जीवन प्रत्याशा बढ़ रहा है। जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा तो क्या होगा, अधिक दिनों तक रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन प्राप्त करेंगे। मान लीजिए पहले भारत का जीवन प्रत्याशा 62 वर्ष था, ठीक है, और कोई एम्प्लॉय रिटायर होते हैं 60 वर्ष में, तो सरकार को 2 ही वर्ष उन्हें पेंशन देना पड़ा ना। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होती चली गई, तो अब जो भारत का मान लेते हैं आयु प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा, वो 68 वर्ष, और रिटायर कोई एम्प्लॉय हो रहे हैं 60 वर्ष में, तो सरकार को 8 वर्ष तक उस व्यक्ति को पेंशन देना है, ठीक है। और उसके बदले वो कोई काम अभी नहीं कर रहे हैं, कब, रिटायरमेंट के बाद के 8 वर्षों में, लेकिन उन्हें पेंशन देना है। तो इस तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती गई। महंगाई भत्ते में समय समय पर वृद्धि भी करना पड़ता था, जिसकी चर्चा हमने पहले ही की, और पेंशन को वेतन के मौजूदा स्तरों से जोड़ने के कारण सरकारों की पेंशन देनदारियां और भी बढ़ जाती थी, जिसकी बात भी हमने पहले कर ही ली है। तो यह कुछ मुद्दे वहाँ थे। अब राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम को देखते हैं, जिसे हम नई पेंशन योजना भी कहते हैं। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है, देखिए। सबसे पहले मैंने जैसा पहले कहा था कि 2003 ईस्वी में केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और न्यू पेंशन स्कीम को अपना लिया, जिसे आप राष्ट्रीय पेंशन योजना कहिए, ठीक है। और ये कब हुआ, 1 अप्रैल 2004 से इसे प्रभावी कर दिया गया। इसके नियमन के लिए एक एजेंसी बनाई गई और उस एजेंसी का नाम है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे नोट कर लीजिए या फिर अच्छे से ध्यान रखिए इसको, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसे ये सौंप दिया गया कि आप इससे संबंधित सभी तरह का काम करेंगे। 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए कर्मचारी इस योजना के तहत अपने वेतन का, यहाँ आप समझ लीजिए जैसा मैंने कहा था, कुछ हिस्सा इनके वेतन का कटेगा। तो 1 अप्रैल 2004 के बाद जो भी एम्प्लॉई हैं वह गवर्नमेंट में सर्विस में जाते हैं, तो उनके वेतन का 10% हिस्सा पेंशन के रूप में कट जाता है उनकी सैलरी से, ठीक है। तो यह उनका खुद का योगदान होता है, लेकिन इसमें सरकार भी योगदान करती है फिर। और सरकार क्या करती है, राज्य सरकार कर्मचारी के वेतन के 14% के बराबर यह भी योगदान देती है। तो ऐसा कुल मिलाकर के फिर इन्हें पेंशन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट पर कर्मचारी इस फंड में से 60% राशि निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन से फंड में से, यह जो 10% हिस्सा उनके सैलरी में से कट रहा है और सरकार भी 14% दे रही है, तो यह जो फंड होगा आखिरी तक उनके रिटायरमेंट तक, उसमें से 60% राशि क्या कर सकती है, वो क्या कर सकते हैं, वो एम्प्लॉय निकाल सकते हैं। और यदि ये राशि निकालते हैं तो इस पर इन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन 40% जो राशि उनका बच जाता है फंड में, उसे एन्युटी में निवेश किया जाता है, जिस पर टैक्स लगता है, ये ध्यान देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि LIC में निवेश करते हैं। अब आपने सुना होगा कि सरकारें जो चलती है, खास करके भारत सरकार के बारे में लगातार ये कहा जाता रहा है कि भारत सरकार जो कामकाज होता है वो LIC के द्वारा ही चलता है। तो यहाँ पर आपने निवेश किया, यह सरकार करती है, ठीक है। सरकार इसके द्वारा पैसा लेती है और फिर जन कल्याण के कामों में लगाती है। तो यहाँ पर आपका पैसा निवेश किया जाएगा 40%, और ध्यान रखना है इस पैसे पर टैक्स भी आपको देना होगा। यहाँ एक पॉइंट है, इसे आप अच्छे से यदि समझ जाते हैं तो राष्ट्रीय पेंशन योजना के संबंधित क्या मुद्दे हैं, इससे क्या परेशानियां हैं, इसे आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है NPS शेयर बाजार आधारित है। अब इसका मतलब क्या हुआ, उस पर हम आएंगे। शेयर बाजार से मिलने वाले रिटर्न के आधार पर ही पेंशन का भुगतान इसमें किया जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो देखिए, शेयर बाजार से जुड़े होने के कारण इससे मिलने वाली पेंशन को लेकर के अनिश्चितता बनी रहती है। अब शेयर मार्केट है वो स्थिर तो रह नहीं रहा है, ठीक है। बाजार आधारित व्यवस्था है, तो कभी शेयर उछल भी सकता है, कभी शेयर का भाव बहुत ज़्यादा गिर सकता है। और यदि उस पर आधारित पूरा पेंशन योजना है तो संभव है कि किसी एम्प्लॉय को पेंशन अधिक भी मिल सकता है, लाभ भी हो सकता है, लेकिन यह स्थिति अधिकांशतः नहीं ही देखी जाती है। अब चलिए दोनों पेंशन के बीच के अंतर को जरा समझ लेते हैं कि यह क्या डिफरेंसेज है, क्यों इतना विवाद है, आखिर दोनों में
क्या बेहतर है इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की जब बात करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो मूल वेतन मिला करता था उसमें से पेंशन के लिए कोई भी राशि, कुछ भी राशि का कटौती नहीं किया जाता था, ठीक है। लेकिन वही न्यू पेंशन स्कीम की जब बात करेंगे, जैसा कि हमने बात किया, तो बेसिक सैलरी से और डीए का 10% हिस्सा क्या होता है, कट होकर के फिर उन्हें सैलरी मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के द्वारा किया जाता था, इसीलिए यह निश्चिंतता रहती थी कि पैसा रखा हुआ है ही, बजट के द्वारा दिया गया है, पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन तो इस तरह से सुरक्षित हुआ। लेकिन अभी जो न्यू पेंशन योजना है वह, जैसा कि मैंने बताया, शेयर बाजार आधारित है। अब शेयर बाजार का जो उतार चढ़ाव होगा उसी आधार पे ये जो पेंशन भोगी होंगे उन्हें नफा और नुकसान भी हो सकता है, तो यह एक असुरक्षा की भावना रहती है इसमें। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय अंतिम आहरित का जो भी वेतन, जैसा मैंने बताया था, आखिरी रिटायरमेंट होने के समय जितना वेतन होगा उसका 50% उनको उस समय से पेंशन मिलने लग जाएगा। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें इस बात की कोई जगह नहीं है, इसकी कोई निश्चिंतता नहीं है। चलिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता भी मिलता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में इस तरह की कोई बातें नहीं है। तो अगर कुल मिलाकर के देखें तो एक कर्मचारी के नज़रिए से देखें आप, अगर जो व्यक्ति आज कर्मचारी हैं आगे चल के वो पेंशन भोगी होते हैं तो उनके नज़रिए से देखेंगे तो उनके लिए कौन सा बेहतर आपको नज़र आता है, ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन जरा सरकार के नज़रिए से देखिए, सरकार की राजकोषीय घाटा बढ़ती चली जाएगी इससे, तो उस नज़रिए से आपको बेहतर नज़र आता है न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। यानी कि दोनों में आप अलग अलग छोर से जब खड़े होकर के देखते हैं, इसका अवलोकन करते हैं, तो आप अलग अलग स्थिति में दोनों चीज़ों को पाते हैं। आरबीआई क्या कहती है, नीति आयोग क्या कहती है, आर्थिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं, इन सबों का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है राजकोषीय घाटा को बढ़ा सकता है। ये सभी जो है न्यू पेंशन स्कीम जो है इसके पैरोकार हैं, चाहे वो आरबीआई हो, नीति आयोग हो, ये सब। न्यू पेंशन योजना पर होने वाली विवाद की जड़ क्या है, क्यों विवाद इतना है, मुख्य वजह क्या है, वह समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि शेयर मार्केट पर आधारित है और शेयर मार्केट स्थिर है नहीं, तो फिर उनकी पेंशन की राशि भी अस्थिर है। तो निवेश के रिटर्न पर निवेश निर्भर करती है उनका पेंशन, और इसीलिए असुरक्षा का भावना कर्मचारियों में या जो पेंशन भोगी आगे चल के पेंशन लेंगे उनके बीच में बना रहता है। यानी अगर पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा होगा तो उन्हें प्रोविडेंट फंड भी और पेंशन की पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छी धनराशि मिल जाएगी, अन्यथा उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चलिए, पुरानी पेंशन योजना किन राज्यों में लागू है इसे समझ लीजिए। हो क्या रहा है, अब जो है ये पेंशन योजना, खास करके ओल्ड पेंशन स्कीम, यह अब मुद्दा सिर्फ पेंशन का नहीं रह गया है, यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां पर आप देखेंगे विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि यदि मेरी सरकार आती है तो मैं न्यू पेंशन स्कीम जो है इसको हटाते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दूंगा। ऐसा आप सुनते होंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, आप देखिए उसमें से केंद्र सरकार में जो सत्तारूढ़ दल है वह नहीं होगा। इसमें यह समझने का एक अप्रोच है, आप इसे समझिए, यानी कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, लेकिन आप देखिए इन सभी राज्यों में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन में है, और ये पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और हिमाचल में हाल फिलहाल में ही हिमाचल के चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम जो था एक बड़ा फैक्टर था, और वहाँ पे कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला। ये चुनाव जीत करके अभी यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ न्यू पेंशन स्कीम है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ सकते हैं आप कि यह मसला जो है अब यहाँ से निकल करके राजनीतिक मुद्दा बनता चला जा रहा है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता था कि केंद्र सरकार आगे आकर के इस पर बात करे, यदि इसमें कोई परेशानी है तो रिफॉर्म की बात करे। और केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने एक अच्छा पहल किया है, बहुत अच्छा स्टेप है कि अब इसका रिव्यू किया जाए और यदि कोई परेशानी हो उसमें उसे रिफॉर्म भी किया जा सके, ठीक है। अब देखते हैं ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है इसके दायरे में कौन कौन से लोग आते हैं, कौन कौन सा पद आता है, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की सेवा के सभी नए कर्मचारी जो, जैसा कि मैंने कहा कि 2004 के बाद 1 अप्रैल 2004 से, तो वो सभी कर्मचारी इसके अंदर आएंगे। ध्यान रखना है, सशस्त्र बलों को छोड़ करके
1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों पर भी यह लागू होता है। राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों, राज्य स्वायत्त निकायों से संबंधित राज्य सरकारों की अधिसूचना की तारीख के बाद सेवा में जो लोग भी शामिल होते हैं उन पर भी लागू होगा। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। भारत के सभी नागरिकों की आयु, ध्यान देना है यहाँ से, भारत की सभी नागरिकों की आयु। आप ध्यान से देखिए, जब मैंने क्वेश्चन बताया था यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ है इस टॉपिक से प्रश्न, तो आप इस स्लाइड में देखिए तो आपको वो प्रश्न का कोई स्टेटमेंट नजर आएगा, तो बहुत ध्यान से देखते चलिए। भारत के सभी नागरिकों, ठीक है, जब ऐसे वर्ड रहे ना सभी, केवल, मुख्यतः, तो थोड़ा सा ध्यान से उस स्टेटमेंट को देखते हैं। भारत के सभी नागरिकों की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के जो बीच है वो इसके पात्र होंगे। हाल ही में एनआरआई को भी राष्ट्रीय पेंशन योजना खाते ऑनलाइन खोलने की अनुमति दे दी गई है, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को कवर करने की कोशिश की गई है। अच्छा, जब सरकारें इस तरह की कोशिश करती हैं कि अधिक से अधिक लोगों को कवर करें, यानी कि वहां तक वित्तीय लाभ पहुंचाए, तो उसके लिए एक टर्म होता है वित्तीय समावेशन। इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो इस टर्म को आप पढ़ेंगे, वित्तीय समावेशन की बात की गई है। तो ऐसे टर्म को आप थोड़ा ध्यान रखिए और जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कीजिए, तो आंसर राइटिंग थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं। 1 मई 2009 के बाद से राष्ट्रीय पेंशन योजना भारत के, यहाँ भी देखिए सभी वर्ड आ गया, भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कब से? 1 मई 2019 के बाद से राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने टॉपिक थे हमने उस पर डिटेल से बात कर लिया। अब फिर से हम चलते हैं उस प्रश्न की तरफ, जिस प्रश्न का हमने पहले चर्चा किया था, उस प्रश्न को फिर से एक बार आप देखिए। अच्छा, जवाब अभी भी मैं नहीं दूंगा उस प्रश्न का, ठीक है, तो जवाब तो आप ही को देना है, लेकिन अब चूंकि हम डिबेट पूरा कर चुके हैं, इसमें जितने भी स्टेटमेंट होगा हमने सभी स्टेटमेंट पे चर्चा कर लिया, और आप देखेंगे कि बहुत तो मुश्किल प्रश्न तो नहीं है, और यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है इस पे, ठीक है। तो जरा देख लीजिए, जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी केवल, मुख्यतः, स्पष्टता ऐसे शब्द आ जाएं, ठहर जाइए एग्जाम में। देखिए यहाँ है ना, केवल निवासी भारतीय नागरिक, तो आपको देखना है कि केवल निवासी भारतीय नागरिक जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हो सकते हैं या नहीं। आयु वर्ग क्या होना चाहिए? क्या वाकई 21 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति ही इसमें शामिल होंगे? आप देखिए इस स्टेटमेंट को भी। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना की तिथि, यानी कि ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन जब जारी कर दिया गया था तब के बाद सेवाओं में शामिल होने वाले सभी राज्य के जो कर्मचारी हैं उस पर भी क्या ये लागू होगा? सशस्त्र बलों की हमने बात की थी, अगर आपको ध्यान होगा तो सशस्त्र बलों के कर्मचारियों सहित, यहाँ देखिए, इनके सहित केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में शामिल हुए हैं। अब जब इस तरह का लंबा स्टेटमेंट हो ना, कई बार आपको लगेगा क्या कि ये स्टेटमेंट जब आप आखिरी तक यहाँ पढ़ते हुए आएंगे, लास्ट में आएंगे, तो लास्ट का जो यहाँ से मतलब एक स्टेटमेंट का दूसरा या तीसरा पार्ट होगा वह सही रहेगा। यूपीएससी इस तरह का खेल करती है, माइंड गेम है यूपीएससी का, तो उसमें आपको झांसे में नहीं आना है। क्या करेगी यूपीएससी की लास्ट, देखिए लाइन, एक स्टेटमेंट बहुत लंबा है, आप पार्ट 2 या पार्ट 3 उसी स्टेटमेंट के देख रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, लेकिन यूपीएससी शुरुआत में उस स्टेटमेंट का पार्ट 1 जो है, कुछ वर्ड ऐसा है जहाँ पर गलती हो सकती है, इसलिए पूरे स्टेटमेंट को, कीवर्ड को बहुत ध्यान से देख करके फिर उसका आंसर ढूंढ के निकालिए। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या इसमें से शामिल हो सकता है। आपका जो भी सही जवाब हो, ABCD यही ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ठीक है। तो इस टॉपिक पर हमने पूरी डिटेल से बात कर ली है। अब देखिए इसमें है क्या कि यह मुद्दा जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। वैसे सच कहें तो यूपीएससी की तैयारी में अलग से प्रीलिम्स और मेंस जैसे पढ़ने की कोई बात होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं। लेकिन जो यह टॉपिक है यह आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितना इस वीडियो में मैंने बताया है, जितने टॉपिक पर हमने चर्चा की है, अगर प्रश्न आते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है इससे बाहर नहीं जाएगा। एक प्रश्न हमने सॉल्व करके ऑलरेडी देख भी लिया, जो यूपीएससी जहाँ तक पहुँची है वो हमारे रेंज में था। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी हो, अगर आपको लगता हो कि ये मुद्दा जटिल है, उस पर बात की जानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। हम उस पर कंटेंट लाएंगे, आपसे बातें करेंगे। इस टॉपिक के विषय में यदि आप कुछ और कहना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत है।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने साथियों के साथ, ताकि आपके अलावा बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।